नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जुडिशरी के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, यानी कि वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। उसका नाम है उपहति और घोर उपहति। उपहति यानी हर्ट और घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, किस धारा में इनका प्रयोग होता है और इनके जो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और उसमें बताते हैं उपहति और घोर उपहति में अंतर क्या है और ये किस तरीके से क्रिमिनल लॉ में लागू किए जाते हैं। उपहति यानी हर्ट, जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य प्रदान करता है तो वह उपहति करता हुआ माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, उसे मारता है, पीटता है, रोग देता है, यानी उसको इस तरह से मार दे कि उसको रोग लग जाए, बीमारी उसके अंदर आ जाए, या अंग शैथिल्य कारित करता है। अंग शैथिल्य का मतलब होता है उस अंग को कमजोर बनाना या अशक्त बनाना या लंबी बीमारी के लिए जूझने के लिए छोड़ देना, यानी उस अंग में इतना चोट पहुंचा देना कि वह व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझे, तो वो कहलाता है अंग शैथिल्य। अब बात करते हैं उपहति कितने प्रकार की होती है। उपहति दो प्रकार की होती है, साधारण उपहति यानी जिसे हर्ट कहते हैं, जनरल हर्ट, और घोर उपहति यानी ग्रेवियस हर्ट। देखिए यहाँ पर उपहति नामक जो अपराध होता है उसमें बहुत से ऐसे अपराध हैं जो उपहति की कोट में तो आते हैं लेकिन हमला के भी कोटि में आते हैं। तो यहाँ पे आज हम हमला को डिफाइन करने नहीं जा रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं और हमला के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति पर उबलता हुआ पानी डाल देना हमला भी है और शारीरिक उपहति भी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो उपहति के रूप में भी आते हैं और हमले के रूप में भी आते हैं। तो हम उसको जब अलग से डिफाइन करेंगे तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब आइए बात करते हैं कि उपहति भारतीय दंड विधान यानी इंडियन पेनल कोड के किस सेक्शन के अंतर्गत यानी किस धारा के अंतर्गत आता है। तो उपहति जो है वह धारा 319 यानी सेक्शन 319 के तहत आता है और 319 में इसे परिभाषित किया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करने की कल्पना करते हुए अगर कोई भी काम करता है तो वह क्या होता है, उपहति करते हुए कहा जाएगा। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें न तो मृत्यु कारित होती है और ना ही मृत्यु होने की संभावना होती है, फिर भी मृत्यु हो गई हो, तब अपराधी को केवल उपहति का ही दंड मिलेगा। शर्त यह है कि उपहति यानी हर्ट गंभीर प्रकृति का न हो। आइए एक वाद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेसोर बेवा 1872 में एक वाद आया था, एक मुकदमा आया था जिसमें एक बेवा यानी विधवा माँ अपनी 8 साल की लड़की को गुस्से में आकर के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुस्से में आकर के उसके पीठ पर एक लात से प्रहार करती है। लात से प्रहार करने के बाद वह गिर जाती है, उसको उठा करके उसके मुंह पर कई तमाचे मार देती है यानी चाटा मारती है। कुछ देर के बाद लड़की अनकॉन्शियस होकर के मर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर न्यायालय ने माना कि इसमें माँ को स्वेच्छा उपहति कारित करने का केवल दोषी माना गया है। स्वेच्छा यानी वॉलंटरली हर्ट करने का केवल इसमें उसका आशय यानी इंटेंशन है, उसको इस तरह से नहीं मारा गया है, गंभीर प्रकृति का उपहति नहीं दिया गया कि जिससे अब लगे कि उसकी जान ही चली जाएगी। उसने उसे ताड़ना देने के लिए, उसे डराने के लिए उसको लात मारा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लात मारने से उसको गंभीर प्रकृति की का चोट पहुंचेगा। तो इसमें कोर्ट ने उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया और कहा कि इसमें माँ को मृत्यु का
जो दंड विधान है, मृत्यु कारित करने का जो दंड विधान है उसमें नहीं देखा जाएगा, उसे उपहति कारित करने का ही दोषी माना जाएगा, यानी हर्ट का ही दोषी माना जाएगा। एक और बात को देखें, रणधीर सिंह बनाम राज्य के वाद में था 1881 में ये मुकदमा आया था। इसमें अभियुक्त जो है सामने वाले व्यक्ति के पेट पर एक ईंट से फेंक करके मारता है। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वह एक ऐसे रोग से पीड़ित था जिसमें प्लीहा यानी स्प्लिन फूल जाता है। वो ईंट सीधे जाकर के स्प्लिन वाले पार्ट पे लगता है। अब स्प्लिन वाले पार्ट पे जब लगता है तो स्प्लिन फट जाता है, यानी तिल्ली फट जाता है, और तिल्ली फटने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, वो मर्डर का दोषी माना जाएगा? नहीं, न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त का जो इंटेंशन था, अभियुक्त का जो आशय था, वो क्षति पहुंचाना या मृत्यु कारित करना नहीं था, इसलिए इसे वॉलंटरी हर्ट के रूप में ही दंडित किया जाना चाहिए। तो अपराधी को ये माना गया। तो यहाँ पर अब स्वेच्छा उपहति यानी वॉलंटरी हर्ट, जो इसको अलग से परिभाषित किया गया है सेक्शन 321 यानी 321 में, ठीक है। और हमला जो परिभाषित किया गया वो कहाँ गया है, 351 यानी 351 में। अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी को उपहति या हर्ट पहुंचाता है तो क्या उसके लिए होता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे एफआईआर लिखाया गया, अब एफआईआर लिखाने में पता चला कि भाई एफआईआर में कौन सा सेक्शन यूज़ किया गया है, तो 323 यूज़ किया गया है, 325 यूज़ किया गया है ना, ऐसे आता है। तो आप इस तरह से समझिए कि जो 323 है उसमें दंड का विधान दिया गया है, और जो आपका 319 है उसमें परिभाषा दिया गया है। तो परिभाषा 319 में है, लेकिन 319 में जो परिभाषा है हर्ट का, उसके लिए जो दंड विधान बनाया गया है इंडियन पेनल कोड में, वह दंड विधान बनाया गया है सेक्शन 323 में। क्या कहता है सेक्शन 323? सेक्शन 323 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उपहति करता हुआ माना जाएगा, अगर किसी को हर्ट करता हुआ अगर ये सिद्ध हो जाता है, तो उसे 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, जो 1000 रुपये तक का ही होगा, 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, उसे अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसमें जो है धारा 334 के जो क्लॉजेज हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब धारा 334 क्या है? धारा 334 से कहता है कि अगर किसी ने गुस्से में आकर के, अचानक से गुस्से में आया और गुस्सा दिलाने का कारण सामने वाला ही करता है, जिसे हम लोग यहाँ प्रकोपन कहते हैं, तो उससे अगर वो स्वेच्छा उपहति कारित करता है यानी वॉलंटरी हर्ट पहुंचाता है, तो वह 323 में नहीं गिना जाएगा। उसके लिए अलग से दंड विधान है, और उसका क्या दंड विधान है कि 1 महीने की सजा और 500 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई व्यक्ति उपहति करता हुआ माना जाएगा, यानी अगर वो किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य प्रदान करता है, तो उसे कितने समय तक की सजा मिल सकती है? 1 वर्ष तक का कारावास मिल सकता है। किस सेक्शन में मिलेगा? 323। यानी 323 का अपराध जो व्यक्ति करता है उसे 1 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं घोर उपहति। घोर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किस रूप में? तो इसमें 8 कंडीशन है। घोर उपहति में 8 कंडीशन है। अगर व्यक्ति उपहति यानी हर्ट पहुंचा रहा है और इस 8 कंडीशन के अंदर हर्ट पहुंचा रहा है, तो उसे घोर उपहति के रूप में गिना जाएगा। और जाहिर सी बात है कि घोर उपहति के रूप में जब कोई चीज़ गिना जाएगा तो उसका दंड भी बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि घोर उपहति जो है वो किस सेक्शन में आता है। तो घोर उपहति जो है वह धारा 320 इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आता है। क्या कहता है धारा 320? धारा 320 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, नंबर 1, किसी दूसरे व्यक्ति का पुंसत्व हरण करता है, नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के दोनों नेत्रों में से एक या दोनों का अस्थाई दृष्टि छीन लेता है, तीसरा, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थाई विच्छेदन करता है,
अभी एक एक करके हम उसको समझेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। चौथा क्या है कि किसी भी अंग या जोड़ जो ज्वाइंट होता है उसका विच्छेदन कर दिया जाता है। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश कर दिया जाता है या उसका अस्थायी रूप में ह्रास कर दिया जाता है। छठा क्या है, किसी भी व्यक्ति का सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रूपीकरण कर दिया गया है। सातवां, किसी व्यक्ति का अस्थि यानी जो उसके हड्डी है, अस्थि स्केलेटन है, वह या दांत का भंग या विसंधान कर दिया जाता है। थोड़ा सा देखिए हिंदी टफ है, जानबूझ करके हम वही वर्ड बोल रहे हैं ताकि आपको उस एग्ज़ाम में यही वर्ड मिलेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो इस वर्ड को जानना ज़रूरी होता है। इसके अर्थ को अभी हम बताते हैं क्या है। आठवां है कि कोई व्यक्ति उसको उपहति कारित करता है यानी उसको हर्ट पहुंचाता है तो जीवन संकटापन्न स्थिति में आ जाता है, यानी जीवन अब ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगा, जिसके कारण उपहत व्यक्ति जो है 20 दिन तक गंभीर पीड़ा में गुजारे। ये ध्यान रखिएगा, आठवां कारण 20 दिन तक उसे गंभीर पीड़ा होनी चाहिए। 20 दिन से कम होगा तो ये काउंट नहीं होगा। और साथ ही साथ उसे मामूली काम काज करने में भी असमर्थता हो, यानी इस तरह से मारा गया हो। तो अगर ये आठों कारण में से कोई एक कारण अगर होता है तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति को घोर उपहति कारित किया है। अब यहां पर एक एक चीज को समझते हैं। पुंसत्व हरण का क्या मतलब होता है? पुंसत्व हरण किसी महिला के लिए नहीं कहा गया है, स्पेशली पुरुष के लिए कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है, इसको महिला से बचाया गया है पुरुष को। इसमें मजाक नहीं है, सही है। कुछ महिला ऐसी होती हैं जो पुरुषों के अंडकोश पर किसी भी हथियार से अथवा लात से प्रहार करके उसका पुंसत्व हरण कर देती हैं, या अंडकोश को दबा करके प्रताड़ित करने की प्रवृत्ति उनके अंदर ज्यादा होती है, इसलिए यहां पे सुरक्षा दिया गया है। पुंसत्व हरण अगर करता है तो वो घोर उपहति के केस में देखा जाएगा। अब नेत्र दृष्टि का क्या मतलब है? यानी आंख की रोशनी दोनों या एक आंख की रोशनी अस्थायी रूप से खत्म हो जाए, यानी उसे दिखे ना, मनुष्य आजन्म दृष्टिहीन बन करके रहे, तो ये दूसरा कारण होगा। किसी अंग किसी कान का अस्थायी विच्छेदन कर देना, इसका क्या मतलब होता है? यानी इतना तेजी से उसको चांटा मार दे कि उसे कान का पर्दा फट जाए और फिर उसे वापस सुनाई देने की स्थिति में वो न रहे, श्रवण शक्ति उसका हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। चौथा कारण क्या है? अंग अथवा जोड़ का विच्छेदन कर देना, किसी अंग को इस तरह से डैमेज कर दे कि वह अपने पुरानी स्थिति में ना आ पाए। जोड़ यानी जो ज्वाइंट है उसको इस तरह से तोड़ दे, इस तरह से क्रश कर दे कि वहां पर राड पड़ने की भी स्थिति ना आए, और अगर राड पड़े तो भी उसका पैर उस तरह से ना हो जिस तरह से पहले था। अंग या जोड़ की शक्ति का नाश करना या अस्थाई ह्रास कर देना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी अंग को या किसी जोड़ को, ठीक है, इस तरह से उसको क्रश कर दिया जाए कि उसकी अस्थाई शक्ति का ह्रास हो जाए, शक्तिहीन हो करके वह अंग या जोड़ शरीर में बने तो रहते हैं लेकिन मनुष्य के लिए भयानक रूप से कष्टकारी हो। अब बताइए चौथा या पांचवा में अंतर क्या है? चौथा कहता है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेदन, और पांचवा कहता है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश करना। तो यहाँ बहुत मामूली अंतर है। चौथा कहता है विच्छेदन कर देना, यानी कि उसको शरीर से अलग कर देना। समझ में रहे ना? यानी किसी व्यक्ति को इस तरह से मारे कि उसकी उंगली कट करके बाहर आ जाए, या उसकी हड्डी टूट करके शरीर से लटकती रहे, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन पांचवें में क्या होता है? वो शरीर से लगा रहे लेकिन उसकी शक्ति का नाश हो जाए। ठीक है। अब सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण, जैसे आजकल लोग होते हैं कि तेजाब फेंक देते हैं। अस्थि या दांत का भंग करना या विसंधान करना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विसंधान का मतलब क्षतिग्रस्त कर देना, यानी दोबारा वो अपनी स्थिति में ना आ पाए, जिससे भयंकर पीड़ा हो। अस्थि यानी कि हड्डी को अगर किसी जगह से ब्रेक कर दिया जाए, टूट जाए, तो वो व्यक्ति कम से कम 6 महीने तो बेड पे रहेगा। तो यहाँ जो 8वां प्रकरण है कि 20 दिन तक वो शारीरिक पीड़ा में रहे,
तो यह यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है हड्डी को तोड़ दिया जाए, छोटी छोटी चोटें लगी हैं। इसमें एक वाद आया है। वाद क्या आया कि नायब सिंह बनाम पंजाब राज्य में जो मामला हुआ था 1986 में, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला लाया गया, तो उसमें यह किया गया कि जो स्कल वॉल्ट है उसको इस तरह से मारा गया था कि उस व्यक्ति का स्कल कॉर्ड जो है वो टूट गया था और उसमें कट लग गए थे, जिसके वजह से उसका चेहरे का विद्रूपीकरण हो गया था और साथ ही साथ उसका अस्थि या दांत का भंग भी हो जाना उसको था, यानी निचली वाली जो ठुड्डी होती है उसको मार के तोड़ दिया गया था। तो उसको कहा गया कि ये धारा 320 के 7वें उपबंध में आता है, इसलिए इसे ग्रेवियस हर्ट के अंतर्गत रखा जाएगा और उसे उस प्रकार की सजा फिर दी जाएगी। अब 8वें में आ जाते हैं भयंकर उपहति। इसको तो समझाया जा चुका है, यानी उसको ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उसकी मृत्यु कारित होने की संभावना बनी रहे और वो 20 दिन तक ऑन बेड रहे, कोई काम न कर पाए, मामूली काज का मतलब लैट्रिन बाथरूम भी उसे ना हो, उठ बैठ भी ना पाए। तो ऐसी स्थिति में 8वां जो शर्त होगा वो लागू होगा और ऐसे अपराध को घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट के रूप में गिना जाएगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर इतना मेहनत हुआ है, अपराधी ने इतना मेहनत किया, सामने वाले को इतना मारा है, तो उसके लिए दंड क्या है? तो आईपीसी के सेक्शन 325 में उसके लिए जो दंड का विधान किया गया है वो है 7 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों। लेकिन इसमें 335 सेक्शन के उपबंध लागू नहीं होंगे। 335 में क्या है? अचानक से प्रकोपन देना, और प्रकोपन का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, और गुस्सा दिलाने के बाद उसे हमला करने के लिए मजबूर करना, हमला कह रहे हैं, उसे घोर उपहति करने के लिए मजबूर करना। तो ऐसी स्थिति में वहां पर ये दंड विधान अलग लागू होगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 323 में दंड होता है उपहति का और 325 में दंड होता है घोर उपहति का। तो इसी तरह आपने एफआईआर में देखा होगा कि एफआईआर में 323 और 325 दोनों ऐड किए जाते हैं। तो 323 ऐड किए जाते हैं मतलब उसे कम समय का भी सजा मिल जाए, और 325 ऐड होता है यानी ये 8 प्रकरण उसकी न्यायालय में जांच होती है, सीआरपीसी के तहत इसकी जांच की जाती है। जब मुकदमा चलता है तो जांच होती है कि जो 325 लगाया गया वो किस क्लॉज में लगाया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां या आठवां। तो अगर वो सिद्ध हो जाता है तो उसे 7 वर्ष की सजा होती है, अगर वो सिद्ध नहीं होता है तो 323 के तहत उसे 1 वर्ष की सजा होती है। तो इसमें क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और इसमें आप अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे। इसी तरह के वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।